पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हादसाती तौर ग्रेनेड फटने से कैप्टन व जेसीओ जाम बहक, जख्मी फौजी एहलकारों को एयरलिफ्ट करके उधमपुर रवाना किया गया। मुल्क के लिए 16वें सदर जमहूरिया का इंतखाब, सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग अमल जारी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में मुकाबला होगा। कश्मीर सूबे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों मेंबरान पार्लियामेंट वोटिंग में ले रहे हैं हिस्सा। और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोविड पॉजिटिव मामलात में गैर मामूली उछाल। जुलाई के ही 15 दिनों में 1556 मुतासिर, सरगर्म मामलात में 100% इजाफा। स्कूलों में SOPs को सख्ती के साथ अमलाने पर नाज़्म इत्तलात डॉक्टर तसद्दुक का हुक्मनामा। उर्दू खबरनामे के साथ श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को इस वक्त आप आलमी सतह पर बैक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में अल सुबह यह खबर आई कि इलाके में हादसाती तौर पर ग्रेनेड फटने से निसफ दर्जन के करीब फौजी एहलकार, ऑफिसरों समेत जख्मी हुए। बाद में बताया जाता है कि इस हादसे के फौरन बाद न सिर्फ आर्मी बल्कि मुख्तलिफ एजेंसीज के अफसरान उस जगह पर पहुंच गए। लेकिन इसी बीच में इस पुंछ ग्रेनेड ब्लास्ट में अभी तक मिली इतलात के मुताबिक 2 फौजी अफसरान, जिसमें एक जेसीओ और एक कैप्टन भी शामिल है, जाम बहक हुए। उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने मामूल के गश्त के दौरान अचानक ग्रेनेड फटा। क्या यह जेर जमीन ग्रेनेड फट गया या हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट गया? इस बीच में मामूलात के मुताबिक तहकीकात शुरू कर दी गई है। सीधे चलते हैं पुंछ, जहां मेरे सहयोगी, मेरे साथी मलिक जमशीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक जमशीद से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी खबर आ रही है कि जब इस इलाके में आज अल सुबह ये इतला मिली कि इलाके में अचानक हादसाती तौर पर ग्रेनेड फटने के मामले के बाद फौरी तौर पर इसमें निसफ दर्जन के करीब फौजी एहलकार, ऑफिसरों समेत जख्मी हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि कैप्टन आनंद का ताल्लुक बिहार से है और भगवत सिंह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के नागपुर इलाके से है। और आखिरी इत्तलात मिलने तक इन दोनों अफसरान की आखिरी रसूमात और अलविदाई तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। जख्मी फौजी एहलकारों का इलाज और मुआवजा उधमपुर के आर्मी अस्पताल में जारी है। मेहंडर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुछ वक्त पहले यह खबर आई कि आर्मी का कैप्टन और जेसीओ इसमें जाम बहक हुआ। कई फौजी जवान जख्मी है और ग्रेनेड हादसाती तौर पर फट गया। यानी ये बात बिल्कुल आपको बता दूं कि इन इलाकों में गुज़श्ता से पेवस्ता न सिर्फ जेर जमीन बारूदी सुरंगों के धमाके हुए, कई एक मौकों पर हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट गए। और कल ही हमने देखा कि कैंप के अंदर, पुंछ के नजदीक कैंप के अंदर जो है गोलियां चलने की खबरें आई, वो भी हादसाती तौर पर आपसी तसादुम हुआ। सीधे चलते हैं पुंछ। मलिक जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है उर्दू खबरनामे में। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस वाक़े के बाद क्या किस किस्म की कार्रवाई अभी तक हुई और जो जख्मी एहलकार उधमपुर मुंतकिल किए गए उनके बारे में कोई खैर आफियत? तो जमाल, बिल्कुल ये हादसा तकरीबन रात 1:30 बजे के आसपास पुंछ के मेटर लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ है, जहां पहले ये कहा गया था कि इस धमाके में 5-7 जवान घायल हुए और 7 को एयरलिफ्ट करके उधमपुर भेजा गया। वहीं थोड़ी देर बाद फौज के तर्जमान की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि इसमें एक कैप्टन समेत और एक जेसीओ जाँ बहक हो चुके हैं। दीगर 5 जवान जो घायल हैं उनको उधमपुर आर्मी बेस हॉस्पिटल में ले जाया गया। और सेना की तरफ से वाजे कर दिया गया ये ग्रेनेड धमाका था, जो एक्सीडेंटल धमाका था। हालांकि जहां तक बात करें, थोड़ी देर पहले हमने बात करने की सेना से कोशिश की है, मगर ये कहा जा रहा है कि जो दिगर 5 लोग जवान हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर जेरे इलाज है। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों की बात करें तो यहाँ जमींदोज धमाकों की बात करें, एक्सीडेंटल धमाकों की बात करें, इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। मगर ये बड़ी खबर सामने आई है मेंढर से, जहां 2 ऑफिसरों की मौत हुई है इस धमाके में और आगे दिगर 5 जवान घायल भी, और सेना की तरफ से इस पे आगे छानबीन शुरू कर दी गई है। जमर जमशीद, ये भी इत्तलात हैं कि कुछ दिन पहले फौजी जवान जो हैं आपसी तसादुम में गोलियां भी चली, और उसके बाद इस वाक़े को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बताया जाता है कि मामूल का गश्त चल रहा था अफसरान की अगवाही में, उनकी क़यादत में।
क्या ये ग्रेनेड ज़ेर ज़मीन फट गया, ये वहां पर पहले से फेंका गया था, मौजूद था, या कुछ और मामला थे? तो जमन जिस तरह अगर पहले सोनकोट की हम बात करें, चंद रोज कबल सोनकोट आर्मी कैंप के अंदर आपस में तसादम हुआ जिसमें 2 जवान हलाक हुए थे, 2 जख्मी हुए थे। उसके बाद उधमपुर के अंदर भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जहां आईटीबीपी के जवान ने फायरिंग की। अगर इसकी बात करें तो जिस तरह अभी तक यही कहा जा रहा है कि एक्सीडेंटल धमाका है, मगर इसकी छानबीन भी शुरू कर दी है, तहकीकात शुरू कर दी है कि आखिर धमाका हुआ किस तरह। क्योंकि दौरान शब की अगर बात करें तो मामूल का गश्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा देखने को ही मिलता है, मगर इस तरह की वारदात इस दौरान होना बड़ी सवाल जरूर खड़े करता है। इसको देखते हुए इसकी छानबीन भी जरूर शुरू कर दी गई है, क्योंकि इसमें एक कैप्टन और एक जैसे जहां बाक हुए हैं। जिस तरह ये कहा जा रहा है, अभी तक सेना की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि एक एक्सीडेंटल धमाका था, मगर जिस तरह छानबीन की जा रही है उसके बाद ही पूरी तरह ये वाजे हो पाएगा कि बिलाकर ये धमाका कैसे हुआ। क्योंकि जमीन बहुत धमाका नहीं है, जमीन बहुत धमाका होता तो उसमें इस तरह की खबरें सामने नहीं आती, क्योंकि जमीन बहुत धमाके में 1 से 2 लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें उसकी जद में आ सकते हैं। मगर जिस तरह ग्रेनेड की बात बताई जा रही है, ये कहां पे हुआ है, मामूल की गश्त के मुताबिक हुआ, किसी कमरे में हुआ, ये बात अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है। तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जमशीद। पुणे से मेरे साथी मलिक जमशीद बता रहे हैं कि ये धमाका किस तरह हुआ, और इस धमाके में चूंकि अमूमन आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब इस तरह की खबरें आती है तो ज़ेर ज़मीन सुरंगें रखने के बाद जब जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस सरहदी इलाकों में सीज़ फायर लगातार जारी है, बाइडेन हुकूमत के साथ साथ मोदी इंतज़ामिया और बाकी इन्फ्लुएंस के साथ, असर रसूख के साथ जिस वक्त सीज़ फायर का जो मामला है वो फ़िलहाल कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसी तसादुम आ रहा है जिसमें आईटीबीपी या बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नीम फौजी दस्ते हैं, उनके कैंपों के अंदर इस तरह के वारदातों में भी इजाफा होना है और हो रहा है। और जिस तरह से आप ग्रेनेड धमाका जो पुंछ सेक्टर में बताया जाता है कि हादसाती तौर पर फट गया, और ये ग्रेनेड जो है यह क्या फौजी जवान के साथ में था या पहले से उस ज़मीन पर जहां पाँव रखने के साथ ही ग्रेनेड फट गया, और इस हवाले से पुलिस जो है वो तहकीकात तेज कर चुकी है। और नाज़रीन, मुल्क का 16वां सदर कौन होगा? आज शाम 5 बजे के बाद बाकायदा तौर पर नजरें मुल्क हिंदुस्तान की तरफ लगी हुई है। आज तकरीबन सुबह 10 बजे से एनडीए के साथ साथ न सिर्फ जो मुनज़्ज़म जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, हम ख्याल जमातें हैं, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर अब एक आवाज़ बनकर सदारती उम्मीदवार जो है यशवंत सिन्हा के लिए कैंपेन किया। आम आदमी पार्टी ने आखिरी लम्हात में सिर्फ कुछ घंटे पहले ऐलान किया कि वो द्रौपदी मुर्मू के बजाय वो अपने वोटिंग अमल का जो हिस्सा होगा वो यशवंत सिन्हा के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ साथ मोहम्मद अकबर लून, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गालिबन कश्मीर प्रोविंस से 2100 वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, और इस तरह से 1400 वोट यानी 2 मेंबर पार्लियामेंट के साथ जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तकरीबन आप वोटिंग बैलेट बॉक्स के बिल्कुल पीछे आप देख पाएंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पे मौजूद हैं, और सदारती उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए, चूंकि एनडीए हुकूमत जो है उनके पास वोट कितना है, और इससे अब बज़ाहिर 5 बजे के बाद पिटारा खुलेगा और वोटिंग प्रोसेस जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद मुल्क का 16वां जो सदर होगा उसका नाम जो है वो अनाउंस किया जाएगा। गालिबन आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और जेडीयू समेत कुछ पार्टियां हैं, आरजेडी, और कुछ पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा ने पहले ही इस बात की तरफ इशारा किया और कहा कि कहीं क्रॉस वोट ना हो जाए। और जमहूरी तर्ज अमल और खूबसूरती यह है कि जो भी नुमाइंदा आप चुनेंगे, अब इसमें वोट कौन कौन डालेंगे, कुछ लोग कुछ देर पहले लगातार ब्रॉडकास्ट में देख रहे थे कि इसमें कौन लोग वोट कर रहे हैं। इसमें मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का वोट है, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का वोट है, और जम्मू कश्मीर चूंकि ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं है, असम्बली सेशन में नहीं है, लिहाजा हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल या एमएलए जो है वो वोट नहीं दे सकते हैं, चूंकि असम्बली हमारे पास मौजूद नहीं है। सदारती रूल इस वक्त जम्मू कश्मीर में नाफिज है। इसी तरह से मुल्क भर की मुख्तलिफ ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के साथ साथ इलाकों और रियासतों के साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा जो है वो अपने अगले सदर और नायब सदर के लिए वोटिंग अमल जो है उसका आगाज हो चुका है। सदर के ओहदे के लिए आज सुबह 10 बजे जो है वोटिंग अमल शुरू हुआ। नई दिल्ली चलते हैं रहमत कलीम के पास, कुछ देर बाद राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं नई दिल्ली से हमारे साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी के साथ, ताकि इस खबर के बारे में और मालूमात हासिल कर सकें।
सदारती ओहदे के लिए वोटिंग अमल चालू हो चुका है। 10 बजे सुबह वोटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसमें राज्यसभा, लोकसभा, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुख्तलिफ स्टेट्स के मुल्क के वही वोट का हिस्सा होंगे, वही वोट डालने के अहल होंगे। जबकि जम्मू कश्मीर में चूँकि असम्बली फिलवक्त मौजूद नहीं है, जिसका बरमला एतराफ़ जो है यशवंत सिन्हा ने कश्मीर की सरजमीन पर आकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर जाकर कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मुल्क का सदर चुनने का मौका जो है वो नहीं मिला, क्योंकि 2018 से जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी गिरने के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो पाए। और इनकी क्या वजूहात है वो आने वाले दिनों में, चूंकि कल भी PAGD के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को आप देख पाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए थे और न सिर्फ काबीना के सीनियर रुफ़का उनके साथ साथ में मौजूद थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है अपनी वोट पर्ची हासिल करने के बाद ताबिश कमाल के साथ हम राब्ता कायम कर चुके हैं नई दिल्ली से। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। अभी तक जो वोटिंग हुई, आप किस तरह से इस माहौल को देखते हैं? और 5 बजे तक ये गालिबन ये वोटिंग अमल जो होगा ये जारी रहेगा और उसके बाद नताइज आएंगे। और अभी तक जो इब्तदाई तौर पर आपने देखा, वज़ीर आज़म को हम तस्वीरों में देख पाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह, जुगल किशोर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अकबर लोन, जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ साथ RJD, JDU और तृणमूल कांग्रेस के लीडरान भी वोट शुमारी में वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह से आप इस सूरत हाल को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, रूम नंबर 63 में वोटिंग लगातार जारी है और वोटिंग करने के लिए तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और कुछ लीडर्स से हमारी बातचीत भी हुई है। अगर बात की जाए, फारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई थी, कल भी बात हुई थी उनसे हमने चर्चा किया था कि आप लोगों का क्या इस बार रहने वाला है, किसको वोटिंग में महत्वपूर्ण समझते हैं। तो उन्होंने कहा, हमारा रुख पूरी तरह से साफ है। देश के आइन के लिए, देश के कानून के लिए हम लोगों को ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो कम से कम NDA की उन योजनाओं की मुखालफत कर सके, उन पर अपने अल्फाज दे सके जो योजनाएं कहीं ना कहीं देश के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ तमाम जो समूचा अपोजिशन है वो एक साथ इकट्ठा होता हुआ यहाँ नजर आया था शुरुआत में, लेकिन अब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वो समर्थन नहीं कर रही है, वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी मानी जाती है, अखिलेश यादव के चाचा है, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर जो UPA की पार्टी थी वो समर्थन नहीं कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गई है। ऐसे ही डर है कि ममता बनर्जी की TMC के जो सांसद ट्राइबल इलाके से आते हैं वो, या जो विधायक जो ट्राइबल इलाके से आते हैं, वो कहीं ना कहीं NDA के पक्ष में यानी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक हैं जो राजस्थान के हैं, जो ट्राइबल इलाके में हैं, क्योंकि कांग्रेस में राजस्थान में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। वहां से टूट फूट होने की खबर थोड़ी बहुत जरूर मिली है सुनने के लिए। हालांकि जो वोटिंग आंकड़ा है, जो काउंटिंग में वोटिंग के आंकड़े की अगर बात करें तो 6 लाख से ज्यादा के करीब की जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आ रही है। लगभग 4 लाख के करीब के जो वोटिंग है, जो पॉइंट्स हैं, वो यशवंत सिन्हा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और कल यशवंत सिन्हा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट किया था, उन्होंने भावात्मक रूप से एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आप वोट करने जाएं तो अपनी अंतरात्मा को सुने, यानी अपनी अंदर की आवाज को सुने कि किसको आपको वोट करना है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपील की थी कि आप मुझे वोट कीजिए। देश को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है इस वक्त जो मुद्दों की बात कर सके, मुद्दों पर चर्चा कर सके। पार्लियामेंट के बाहर हम मौजूद हैं, तो सूरत हाल ये है कि लगातार जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगभग 9 ऐसे MLA हैं अलग अलग स्टेट से जो दिल्ली में आकर के वोट कर रहे हैं। अलग अलग उनकी वजूहत है जिस वजह से वो उन्होंने यहाँ आकर के वोटिंग की है। कुछ देर पहले विपक्ष के एक और सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं जो हमेशा विवादित बयान देते हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने भी यही कहा कि हम ऐसे एक राष्ट्रपति की जरूरत है आज के दौर में जो कम से कम देश के मसाइल की बात कर सके, देश के मुद्दों को उठा सके। दूसरी तरफ आज चूंकि मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसे में जो सेशन स्टार्ट होने वाला है कि जो लैंग्वेज थे, जो शब्द थे, इस तरह के शब्दावली से उनको हटाया गया, उन शब्दों को हटाया गया है। तो वो शब्द हटने के बाद किस तरह का मानसून सत्र रहेगा, इस पर हमने आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय सिंह, उनसे बातचीत की। संजय सिंह से हमने कहा कि जो शब्द हैं इस बार वो नहीं रहेंगे, तो किस तरह का मानसून सत्र होगा, क्योंकि लगातार सबसे ज्यादा जो वोटिंग में जो मानसून सत्र में बोलते हैं तो
संजय सिंह कहीं ना कहीं बोलते हुए राज्यसभा में। एक आखिरी सवाल होगा ताबिश कमाल, आप मुल्क की पार्लियामेंट यानी नई दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं खबरनामे में। पहले यशवंत सिन्हा ने कहा कि बहुत सारे सांसद होंगे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे या पार्लियामेंट होंगे जो क्रॉस वोट कर सकते हैं, तो क्या पार्टी का विप जो इशू हुआ है अपनी अपनी, जिस तरह से आपने तृणमूल कांग्रेस की बात की, जिस तरह से आपने मुख्तलिफ स्टेट्स में जो असेंबलीज हैं, या आपने अशोक गहलोत वाली कांग्रेस जो राजस्थान में इस वक्त बहुत सारे मुश्किलात से दो चार हैं, वहां से भी ट्राइबल एरियाज के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो शायद क्रॉस वोट कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में इसके असरात पार्टियों पर किस तरह से पड़ सकते हैं? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहीं ना कहीं कहा जाए तो संकट में चल रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ हुआ, हमने पहले देखा गोवा में कांग्रेस के साथ हुआ, छत्तीसगढ़ में लगातार ये खबर आ रही कांग्रेस के अंदर टूट है, तो कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। ममता बनर्जी जो खुद को बहुत बड़ी विपक्षी नेता बनाने की कोशिश कर रही है, अपोजिशन का एक बड़ा लीडर बनाने की कोशिश कर रही है, अगर ममता बनर्जी की पार्टी में टूट फूट होती है तो एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए होगा। दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो यूपी में मायावती की पार्टी है, वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है। ये कहीं ना कहीं यूपीए के लिए एक अच्छी खबर मैं नहीं कहूंगा, एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर ये जरूर हो सकती है। जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के, उनकी पार्टी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है। ये कहीं ना कहीं यूपीए के लिए अच्छी खबर नहीं रहेगी। यूपीए लगातार विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो यूपीए के घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं सीधे वोट कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। और सबसे बड़ी बात यह है कि तजम्मुल झारखंड में सरकार चल रही है, वहां पर सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो खुद पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जबकि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चली, वो पहले ही ऐलान कर चुके हम द्रौपदी मुर्मू को वोटिंग करेंगे, उनके सांसद उनके विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोटिंग करेंगे। तो ये जो सिलसिला है यूपीए में जो बड़ी सेंध लगाई है एनडीए ने, कहीं ना कहीं कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने एक बड़ी सेंध लगाई है विपक्ष में, अपोजिशन लीडर्स के बीच में। ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है विपक्ष के लिए। अगर विपक्ष इसी तरह से बिखरता रहा तो जो शब्द हटाए गए मानसून सत्र से उस पर कोई एक अल्फाज बोलने वाला नहीं होगा। ये बहुत बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। हालांकि जो विपक्ष बिखर रहा है उसका फायदा सीधा सीधा एनडीए को मिलेगा, और विपक्ष बिखरता हुआ जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज उठाता है वो शायद पार्लियामेंट में हम उठते हुए नहीं देख पाएंगे। लगातार हम पार्लियामेंट कवर करते हैं, बहुत नजदीक से हम तमाम विपक्ष के सांसदों से मिलते हैं, सत्ता के सांसदों से मिलते हैं। अगर सत्ता के और विपक्ष के सांसद जनता की बात नहीं उठाएंगे, पब्लिक ग्रीवेंस के मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो मुद्दे दब के रह जाएंगे। अब 34 बिल्स ऐसे हैं जिसको सरकार पास कराना चाहती है, जिसमें से लगभग 24 बिल फाइनल समझ लीजिएगा फाइनल हो चुके हैं और 14 बिल पेश कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो बिल पास होने हैं, अगर उन पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय होगा कि जनता की आवाज शायद पार्लियामेंट में नहीं उठेगी। विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन यहाँ विपक्षी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। नई दिल्ली पार्लियामेंट से बराह रास्त मेरे सहयोगी, मेरे साथी ताबिश कमाल नई दिल्ली से जुड़े हैं और बता रहे थे कि अब 16वें सदर के लिए जो इंतखाबी अमल है वो 10 बजे शुरू हो चुका है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के और मुल्क के सांसद, मुल्क के बाकी जो रुफ़का है वोटिंग अमल का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ज़राए से यह भी मालूम हुआ कि जहां आम आदमी पार्टी ने आखिरी लम्हात में न सिर्फ यशवंत सिन्हा के हक में उन्होंने अपने वोट इस्तेमाल करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया, लेकिन बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर क़यादत हैं, जो फिलवक्त इख्तदार में नहीं है, मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी और कहीं ना कहीं बाकी घरानों से भी जो सियासी रहनुमा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उनके हालात या ताल्लुकात जो हैं ज़्यादा बेहतर इस वक्त क़यादत के साथ नहीं है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है एनडीए को उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूनाइटेड अपोजिशन जमातें हैं, अगर आप तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत राजस्थान से निकल कर आप झारखंड, उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेट्स की बात करते हैं तो मिला जुला रद्दमल है। बेशतर तंजीमें हैं, कुछ तंजीमों का अब की बार समर्थन जो है वो द्रौपदी मुर्मू के लिए है, एनडीए के उम्मीदवार। लेकिन बहुत सारी सियासी क़यादत जो है वो मुल्क में चाहती हैं कि अपोजिशन और इक़्तिदार का जो मिलन पहले से चलता आया है उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी साख को बरकरार रखने के लिए अगर सदारती उम्मीदवार अपोजिशन जमातों का होगा तो इससे मुल्क की जमहूरियत को और तक़वियत मिल सकती है। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच।
और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 के मुस्बत मामलात जो हैं लगातार इजाफा होता जा रहा है। तस्वीरें कुछ माह पहले की हैं जब जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के लिए SOPs का बहुत ज़्यादा पासो लिहाज रखा जाता है और उस वक्त ये भी कहा जाता था कि बिना मास्क के अगर आप मार्केट में बाजार में मिले तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। लेकिन वक्त गुजरता गया और इसी बीच में कोविड-19 के लिए अब गाइडलाइन जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने अहकाम सादर करते हुए कहा कि स्कूलों में, कॉलेजों में और उसके बाद जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने भी अपने अपने तालीमी दानिशगाहों में बाज़ाब्ता तौर पर अब कोविड SOPs को अमलाने पर जोर दिया। आंकड़े कुछ इस तरह से हैं। जुलाई के 15 दिनों में 1555 मामला जो है मुतासिर आए और जुलाई महीने के इब्तिदाई 15 दिनों के दौरान ही आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की वजह से मुकाबले में अब इस तरह से जून के मुकाबले जुलाई में 200% इजाफा हुआ। अगर 30 दिनों में जम्मू कश्मीर के कोरोना वायरस से सिर्फ 840 अफराद मुतासर हुए थे, लेकिन जुलाई के इब्तिदाई 15 दिनों में यह तादाद 1556 तक पहुंच गई। इस तरह से जुलाई के इब्तिदाई 15 दिनों में 200% से जायद का इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर में जून महीने के दौरान मजमूई तौर पर बहुत सारे केसेस सामने आने लगे। फैसल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं लाल चौक से बराह रास्त। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। SOPs को, गाइडलाइंस को अमलाना होगा। विंटर कैंप्स भी लग रहे हैं, ट्रैकिंग पे भी बच्चे जाने लगे हैं, हैकिंग पे भी बच्चे जाने लगे हैं और इस तरह से जब आप कोविड-19 में रोजाना यानी यौमिया तौर पर 100-150 के आसपास केसेस होने लगे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बता रहे हैं कि कोविड SOPs पर अमल करना होगा। क्या इससे ये एक्सकर्शन या पिकनिक स्पॉट्स और समर कैंप्स वगैरह लगवाने भी बड़ा मैंडेटरी था कि फिलहाल इन्हें रोक दिया जाता? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने पहले कोविड-19 के हवाले से दिया, वो बिल्कुल उसके क्योंकि 2 साल पेंडेमिक को गुजरने के बाद कई आम लोगों ने राहत 6 महीने 4 देखा जा रहा बहुत बहुत शुक्रिया फैसल बता रहे हैं लाल चौक से। और तकनीक खराबी भी बीच में आई कि मामला सरगर्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और जिसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर हेल्थ और बाकी डिपार्टमेंट्स को मुश्तरका तौर पर अपना कैंपेन चलाना होगा। यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर महकमा तालीम के डायरेक्टर डॉक्टर तसद्दुक मीर ने हुक्मनामा जारी किया, बल्कि उन्होंने स्कूलों को सर्कुलर रवाना किया कि SOPs का खास ख्याल रखा जाए और क्यों ना उससे बेहतर है कि पिकनिक और उसके बाद समर कैंप्स और बाकी कैंप्स लगवाने पर, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के साथ वालिदैन नहीं जाते हैं और मखसूस टीचर साथ होते हैं, तो SOPs को अमलाने से बेहतर है कि इज्तिमाइयत में फ़िलहाल पाबंदी आयद कर दी जाए और इनफरादियत के साथ स्कूलों को फ़िलहाल जो काम है वो मुतासिर न हो जाए। और नाज़रीन, श्रीनगर के पालपोरा इलाके से आए हुए मकामी वफद ने एहतजाज करते हुए बताया कि मकामी इलाके में कुछ लोग जो है उन्होंने गैर कानूनी तजावुज़ात खड़ा करके मकामी अवामी नुमाइंदों पर इल्ज़ामात आयद करने की कोशिश करते हैं। मकामी लोगों की बड़ी तादाद प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आ गई, जिन्होंने मकामी काउंसलर के हिमायत में खड़े होकर कहा कि उनके आने के बाद तामीर और तरक्की सुस्त रफ्तारी से ही लेकिन शुरुआत हुई, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने ज़मीनात हड़प की है, नाजायज़ तामीरात खड़े किए हैं, वही लोग हैं जो मकामी काउंसलर के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। गरीब परवर इंसान हरब आल अयाल माल छान अमिस अशरफ पालपोरिया सत उर्दू खबरनामा मुकम्मल हुआ चाहता है श्रीनगर स्टूडियो से। कुछ देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से दीजिएगा इजाजत। नई दिल्ली वापस चलते हैं। अल्लाह हाफिज।